नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर जरा आप नोट कर लें, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त गोल्ड की। और गोल्ड का मार्केट अभी करीब 200 रुपये टूट चुका है। और चांदी में अगर हम देखें यहाँ पर, तो चांदी की कीमतों में मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा एक्शन चांदी में इस वक्त नहीं दिख रहा है। 129 रुपये मई का वायदा ऊपर है चांदी का, और चांदी मिनी में करीब 250 रुपये की तेज़ी है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के, प्रथमेश माल्या हैं, एंजल ब्रोकिंग के, और डीएन पाठक साहब हैं, ईडी हैं सोफा के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय केडिया जी, पहले तो आप ये बताएं कि गोल्ड में गिरावट क्यों आ गई है, और क्या अगले 5-6 घंटे में ये गिरावट और बढ़ सकती है क्या गोल्ड की? गुड इवनिंग मित्र जी। देखिए, अगर हम गोल्ड की बात करें तो पिछले हफ्ते हमने काफ़ी अच्छी रिकवरी देखी है, बट पिछले 2 दिन से हमने देखा डेटा पॉइंट और साथ में डॉलर इंडेक्स में फिर से हमने सपोर्ट लेते हुए देखा है। प्राइजेस करीबन 90-50 के करीब ट्रेड कर रहा है। साथ में हमने देखा प्राइजेस में कोई इतना बड़ा फॉल भी नहीं है, एक जो एक्सपेक्टेशन लाइन है उसी में ट्रेड कर रहा है, या हम बोल सकते हैं 1800 से 1850 का जो नया रेंज है उसी में ट्रेड कर रहा है। जिस ढंग से 1.9 ट्रिलियन डॉलर की उम्मीद है अभी भी यूएस से स्टिमुलस आने की, वो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। नो डाउट डॉलर में जो जंप है वो एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से प्राइजेस थोड़ा साइडवे है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर एक पुलबैक दिखा सकता है, जो कहीं ना कहीं 47,100 से 200 का रेंज रहेगा। वहां पे फिर से बाइंग इनिशिएट होकर चलना चाहिए। अच्छा, ठीक है। प्रथमेश माल्या जी, आप बताएं कि इवनिंग मार्केट में गोल्ड गिरा हुआ है, 47,300 के आसपास है गोल्ड का भाव। इस भाव पर, एग्जैक्टली इसी भाव पर जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो ये जानना चाहें कि इस भाव पर गोल्ड में क्या करें, तो आपका सुझाव आज के लिए क्या होगा? आई थिंक अगर इसी भाव पे कुछ करना है तो मेरे ख्याल से बाई करना चाहिए। शाम के सेशन में पॉसिबिलिटी 47,500 से 47,600 का मोमेंटम मिल सकता है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 47,100 का। बट ये जो है करंट भाव पे है, बट अगर आप थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मैच करना चाहते हो तो आपका जो सटीक बाइंग रहेगा वो 47,150 के आसपास ही रहेगा। वहाँ पे एंटर करना बेटर स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये राय है आपकी भी गोल्ड पर 47,600। जी हाँ, इस भाव के लिए आप गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदना है 47,150 पे। और याद रखना है कि 46,900 पे स्टॉप लॉस लगा देना है। मतलब ये कि अगर आपने खरीदा 47,150 पर, लेकिन गोल्ड वहाँ से नीचे आ गया, तो 46,900 के नीचे फिर आपको वेट नहीं करना है, यहाँ पर निकल जाना है। लोभ नहीं करना है, या फिर आपको मन में ये नहीं रखना है कि अरे नुकसान में आ गया हूँ, रुक जाता हूँ, दाम आगे और बढ़ जाएंगे। इस तरह का रिस्क आपको नहीं लेना है। कम नुकसान में निकल जाएं, आगे फिर मौके मिलेंगे, चिंता की कोई बात है नहीं। क्योंकि कई बार ये होता है कि मार्केट ने एक सपोर्ट को तोड़ा, एक स्टॉप लॉस को तोड़ा, उसके बाद गिरावट बढ़ती गई, तो फिर आपका नुकसान भी बढ़ता जाएगा। तो मार्केट में ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ये बात हो गई गोल्ड की। चांदी पर आपका व्यू क्या है अजय जी? चांदी में क्या करें आज शाम को? देखिए, चांदी में अगर इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पे एक हमको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से हम टेक्निकल टर्म्स में बॉलिंगर बैंड बोलते हैं, वो काफी स्क्वीज हुआ है। ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिखा रहा है। साथ में गोल्ड सिल्वर रेशियो में ड्रॉप है, ये कहीं ना कहीं कंफर्मेशन देती है कि चांदी गोल्ड के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो आई थिंक चांदी में वॉलिटिलिटी बनी रहेगी। 68-100 के करीब ड्रॉप पे लेके चलना चाहिए। अप साइड में मुझे लगता है 69,500 तक का लेवल दिखा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राजेंद्र का, औरंगाबाद से। पूछिए राजेंद्र जी। हेलो जी राजेंद्र जी पूछें। कॉटन ऑयल सीड पे मुझे 100 क्वांटिटी बाय करना है, 100 लॉट। अच्छा, 100 लॉट आप बाई करना चाहते हैं कॉटन सीड ऑयल केक। बताइए सर अजय जी, क्या बाई करना चाहिए क्या? मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, अभी 2269 पर आज की क्लोजिंग है, क्या इस भाव के आसपास इनके लिए बाइंग का मौका बनेगा? बिल्कुल मित्र जी, मुझे लगता है फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है। नो डाउट कुछ असमंजस बने हुए हैं क्रॉप साइज को लेकर।
पहले हमने 371 देखा, फिर 360 देखा, उसकी वजह से थोड़ा सा अनसर्टेनिटी जरूर है, बट फंडामेंटल काफी मजबूत है। टेक्निकल टर्म्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है 2320 का लेवल अगर तोड़ दे तो 2450 से लेके 2500 तक के भी लेवल ओवरऑल हम देख रहे हैं कॉटन सीड ऑयल केक में। तो टाइमिंग इनको थोड़ा सा वेट कर लीजिए 2320 के ब्रेक पे, या फिर थोड़ा पुल बैक अगर 2220 तक मिले तो लेके ही काम करना है, बेच के काम नहीं करना है कॉटन सीड ऑयल। ओवरऑल मुझे लगता है मार्च मिड और मार्च एंड तक 2550 का लेवल टच कर जाएगा। ओके, तो ये राय आपकी है कॉटन सीड ऑयल केक पर। लेकिन इस वक्त हम कमोडिटी पे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये है कि आईआईपी के ताज़ा आंकड़े आए हैं। जरा आपको बता दें, दिसंबर में जो आईआईपी की ग्रोथ है वो 1% रही है। जी हाँ, दिसंबर में जो आंकड़े आए हैं आईआईपी के वो 1% है। अनुमान हालांकि कम था, और ये एक अच्छा साइन आप मान सकते हैं कि 1% की ग्रोथ आईआईपी की हुई है दिसंबर के महीने में। ये ताज़ा आंकड़े इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और आईआईपी के साथ साथ महंगाई के भी आंकड़े आए हैं, ये भी हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि जनवरी में जो खाद्य महंगाई की दर है वो 3.41% से घटकर 1.89% रह गई है। तो यानी महंगाई कम हुई है, महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। और दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जो आईआईपी के आंकड़े आए हैं, उस मोर्चे पर भी एक अच्छी खबर आई है कि 1% की ग्रोथ दिसंबर के महीने में रही है आईआईपी की ग्रोथ। तो कुल मिलाकर महंगाई और आईआईपी इन दोनों मोर्चे पर थोड़ी राहत की खबर इस वक्त आई है, जो आप जी बिजनेस की स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। अलग अलग आंकड़े हम आपको डिटेल में बता रहे हैं कि किस तरह के ये आंकड़े हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर यही बात है कि महंगाई कम हुई है और आईआईपी के जो आंकड़े हैं वो थोड़े सुधरे हैं। 1% की ग्रोथ रही है। जनवरी में सब्जियों की महंगाई दर 14.6% गिरी है जनवरी के महीने में। हालांकि जब आगे आंकड़े आएंगे तो चूंकि प्याज के दाम अब बढ़ने लगे हैं, तो जब आगे आंकड़े आएंगे तो उस पर इम्पैक्ट दिखेगा प्याज की महंगाई का। लेकिन अभी जनवरी महीने का ये आंकड़ा आप देख रहे हैं, मतलब आप ये ना समझें कि अभी महंगाई कम हो गई है। ये आंकड़े जनवरी महीने के हैं, और जनवरी में जो सब्जियों की महंगाई है वो 14.6% गिरी थी। मतलब जनवरी में सब्जियों के दाम कम हुए थे, और उसका इम्पैक्ट डेटा पर भी दिख रहा है। 14.6% की गिरावट आई है सब्जियों की महंगाई में जनवरी महीने के आंकड़ों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, पूछिए। बाबू जी जी पूछें। हाजिर में जी। किस पर सवाल है तो आपका? इसमें क्या करना चाहिए जी, और कब इसमें तेजी आएगी, क्या होगा क्या नहीं? किसमें सर? सरसों में? ग्वार सीड में। ग्वार में। अच्छा, ग्वार में। अजय जी बताएं सर, ग्वार में क्या लग रहा है आपको? मुझे जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गवार बिल्कुल मार्च 15 तक कुछ भी बड़ी तेजी या मंदी नहीं होगी, दायरे में रहेगा। और दायरा 3800 से लेकर 4100 का दायरा हो चुका है। इसी दायरे में मुझे लगता है अभी भी कंटिन्यू रहेगा। फंडामेंटल नो डाउट धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, एक्सपोर्ट डिमांड इंप्रूव हो रही है, बट अभी भी अगर हम यूएस से एक्सपोर्ट की जो एक्सपेक्टेशन लेके रख रहे थे वो उतनी नहीं हो पा रही है। तो टाइमिंग मुझे लगता है दायरे में रहेगा। जैसे जैसे स्पेकुलेशन बढ़ेगा बारिश को लेकर और क्रॉप की सोइंग को लेकर, ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देगा। तो जब तक 4100 के ऊपर नहीं निकलता है गवार, मार्केट में कुछ भी नहीं होगा। 3800 से 4100 के बीच में ही गवार ट्रेड करेंगे। बट ओवरऑल अगर हम 2021 के मिड जून तक की बात करें तो आई थिंक 4100 का एक ब्रेकआउट देकर 4500 तक का लेवल हम जून तक उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, तो ये राय आपकी है ग्वार के ऊपर कि अभी ग्वार में क्या करना आपके लिए ठीक रहेगा। क्रूड की जरा बात कर लें एक बार। प्रथमेश जी, क्रूड का मार्केट आपको अभी कैसा लग रहा है? और जो लोग क्रूड में ट्रेड लेना चाहते हैं, क्या अभी इस भाव पर ट्रेड लिया जाए? एक तेज़ी के बाद मार्केट में करेक्शन आया है, क्या ये करेक्शन, ये गिरावट और बढ़ती हुई आपको दिख रही है क्या? आई थिंक क्रूड में करेक्शन ड्यू था, बिकॉज कंटिन्यूसली इसमें ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा था, वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी अच्छे होप्स क्रिएट हो रहे थे। रीसेंट करेक्शन मेरे ख्याल से अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है जिन्होंने ये रैली मिस करी है। मेरे ख्याल से अगर क्रूड में बाय करना है तो 4180 पे बाय करना चाहिए, 4130 का स्टॉप लगाना चाहिए, ऊपर में वापस टारगेट 4260 के रखने चाहिए। मेरे ख्याल से क्रूड में मोमेंटम जारी रह सकता है पॉजिटिव साइड। तो ये रहा है आपकी कच्चे तेल के ऊपर। अगला सवाल है जितेंद्र का। पूछिए जितेंद्र। सर नमस्कार, मेरा सवाल है जिंक पे सर। हाँ पूछिए। मैंने जिंक लिया हुआ है सर, 222 रुपए पे खरीदा हुआ है, क्या करना चाहिए सर? अच्छा, 222 पे आपने जिंक बाई किया है,
और बहुत ही रेंज का ट्रेड अभी हो रहा है, क्या किया जाए अजय जी? पूरे बेस मेटल में जिस ढंग से पिछले एक हफ्ते में हमने सबसे ज़्यादा मोमेंटम देखा, उसमें जिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नो डाउट डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है, साथ में इन्वेंट्री काफ़ी वाइटल रोल प्ले कर रही है। तो टाइमिंग मुझे लगता है इनको जिंक में बने रहना चाहिए। जब तक प्राइजेस 218 के ऊपर मेंटेन है, मुझे लगता है 224 तो इमीडिएट टारगेट, बट ओवरऑल मुझे लगता है 228 से 230 तक का भी लेवल देखने मिल जाएगा। तो बिल्कुल जिंक में बने रहिए। ठीक है, अगला सवाल है अनुराग का। पूछिए अनुराग। नमस्कार सर। सर नमस्कार। चना सर 4600 के भाव पे खरीदे और सर सोयाबीन सर 4800 के भाव पे, तो सर अब क्या करना है? बताइए अजय जी। देखिए, अगर पहले मिथुन जी अगर हम चने की बात करें तो हमें डेफिनेटली सामने क्रॉप है तो थोड़ी उम्मीद रहती है कि प्राइजेस में गिरावट आएगी, बट पाइपलाइन काफ़ी खाली है और डिमांड जो है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होते जा रही है। नो डाउट अराइवल्स के चलते बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी जंप इमीडिएटली तो नहीं दिखाई दे रही है, बट ओवरऑल मुझे लगता है इनको बने रहना चाहिए। इमीडिएट टारगेट तो 4750 का है, बट ओवरऑल अगर अराइवल्स में थोड़ा भी डिले और जिस ढंग से अभी मॉइस्चर कंटेन फील्ड्स पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यील्ड में ड्रॉप आ सकता है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। तो बिल्कुल चने में बने रहिए। वहीं अगर हम सोयाबीन की बात करें तो इंटरनेशनल फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने देखा सोया मिल के भी एक्सपोर्ट के जो नंबर्स आए हैं जनवरी के, वो काफ़ी अच्छे आए हैं। डोमेस्टिक मार्केट में बर्ड फ्लू की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप नहीं दिखाई दे रहा है, बट आई थिंक ऑयल के भाव और इंटरनेशनल और साथ में मील के एक्सपोर्ट, ये कहीं ना कहीं सोयाबीन को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। इमीडिएट टारगेट तो 4850 है, बट ओवरऑल 5000 का भी लेवल सोयाबीन जल्द दिखा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी सोयाबीन पर है। 4773 ये क्लोजिंग प्राइस है। 12 रुपए गिरकर सोयाबीन का मार्च का वायदा बंद हुआ है। लेकिन चूंकि सोयाबीन पर आपने सवाल पूछा है, तो एक खबर ओवरऑल ऑयल कॉम्प्लेक्स को लेकर के है कि हो क्या रहा है, क्योंकि खबर ये भी है कि सोया मील के एक्सपोर्ट में भारी बढ़ोतरी हुई है। सोपा का ये आंकड़ा है और जनवरी में सोया मील का एक्सपोर्ट 6 गुना तक बढ़ गया है। ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोपा के ईडी DN पाठक साहब जुड़ रहे हैं। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि 6 गुना एक झटके में एक्सपोर्ट बढ़ गया सर सोया मील का? सॉरी, हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ पाठक जी। हाँ, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। करो सर, ये कमाल, ये चमत्कार आपने कैसे कर दिया कि 6 गुना एक झटके में एक्सपोर्ट बढ़ गया सोया मील का? नहीं, ये चमत्कार हमने नहीं किया है। ये चमत्कार आप अर्जेंटीना और ब्राजील को दीजिए। अच्छा। जिनकी फसल में कुछ कमी की वजह से उनके प्राइस बहुत बढ़ गए। अच्छा। ब्राजील जैसे अर्जेंटीना, जहाँ से सोयाबीन आता है, हाँ, जहाँ से सोयाबीन मील आता है, वहाँ पे $516 प्राइस थी जनवरी में। अच्छा। जबकि पिछले साल $326 थी FOB प्राइस। ओके ओके। तो क्योंकि वर्ल्ड में प्राइसेस बढ़ गई, हाँ, और तेल की प्राइस बढ़ गई, तो हमको डबल सपोर्ट मिली। अच्छा। एक सोयाबीन की प्राइस दुनिया में बढ़ गई और तेल की प्राइस हमारे यहाँ बढ़ गई। दुनिया में बढ़ी तो यहाँ भी बढ़ी, तो सोयाबीन मील जो है हमारा कॉम्पिटिटिव हो गया। ओके, इसलिए ये जंप है और अभी ये आगे भी देखने को मिलेगा जंप। अच्छा, आगे भी कह रहे हैं कि आप जंप देखने को मिलेगा, तो इसका हाँ, फायदा घरेलू बाजार में किसानों को होगा क्या? इससे कुछ सोया सीड के प्राइस को और सपोर्ट मिलता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, किसानों को जो फायदा है वो ये जो किसानों अभी जो भाव मिल रहे हैं सोयाबीन के, वो इस एक्सपोर्ट के और बढ़े हुए भावों के चलते ही हैं। अब आगे और क्या होगा वो डिपेंड करता है डिमांड पे, क्योंकि अर्जेंटीना की क्रॉप जो है वो आने वाली है अप्रैल में। जब उनकी सप्लाई शुरू होगी तो फिर ये जो रैली है इतनी बड़ी, इसमें कुछ कमी आ सकती है। अच्छा। लेकिन अभी मार्च तक तो उनके पास भी माल नहीं है, तो अच्छी डिमांड रहेगी और हमारा एक्सपोर्ट भी अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप पूरे साल में एक्सपोर्ट का? हमने कल फिगर दी थी, इशू की थी, 12 परसों इशू किया था। 18 लाख टन, हमने पहले 14 लाख टन का एस्टिमेट था। अच्छा। उसको बढ़ा के हमने 18 लाख टन कर दिया एक्सपोर्ट का एस्टिमेट इस साल। अच्छा जी। तो ये 18 लाख टन से भी बढ़ाएंगे क्या आगे? आज नहीं कह सकता ऐसा क्या आता, बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। अभी मेरा एस्टिमेट जैसे कल बढ़ाया हमने 4 लाख टन बढ़ाया है, ये पॉसिबल है कि एक्सपोर्ट और बढ़े, लेकिन अभी नहीं कह सकता मैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बढ़ाएंगे या नहीं आगे आप बताएंगे, लेकिन सर घटाएंगे नहीं, ये तो पक्का है ना फिगर एक्सपोर्ट की? हाँ। अब देखिए, जो आज मुझे स्थिति दिख रही है और जो आगे के वेसल लाइन अप है और बाकी सब कुछ है, उससे मुझे लगता है कि 18 लाख टन जो हमने दिया है इस पे हम खड़े उतर पाएंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया पाठक जी आपका।
हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्या आंकड़े आगे एक्सपोर्ट के सोयाबीन के रह सकते हैं। और अगला सवाल है जितेंद्र का। पूछिए जितेंद्र जी। सर मेरे पास फिजिकल में चांदी है, मैंने आपका कार्यक्रम देखकर श्रीमान जी 60,000 रुपए में खरीदी थी और 75,000 कब तक आ जाएगी सर? 1-2 महीने तक इंतजार करूं? अच्छा, 60,000 पे आपने चांदी खरीदी थी, ये अच्छी बात है कि 60,000 पे हमने बोला और आपने खरीद लिया। अभी भी आप फायदे में तो हैं ही, 68,000 से ऊपर का भाव है। बताइए प्रथमेश जी, क्या 75,000 के भाव के लिए इनको रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, और अगर हाँ तो कब तक इनको 75,000 का भाव दिख जाएगा? आई थिंक मार्च तक ही पॉसिबल है कि यहाँ से 72,000 करीब यहाँ से 4,000 बढ़ने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। 72,000 का जो नेक्स्ट पॉसिबल मार्क है वो 74,300। तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए और मार्च में फर्स्ट टारगेट 72 रहेगा। अगर ये एक महीना और होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से इनका टारगेट जल्द पॉसिबल दिख सकता है सिल्वर। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से। कैलाश जी पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर करंट रेट पे सिल्वर में लॉन्ग या शॉर्ट? करंट रेट पर सिल्वर में लॉन्ग या शॉर्ट बताइए अजय जी। मेरे ख्याल से मार्केट सुबह से एक दायरे में है, करंट रेट से नहीं करना चाहिए ट्रेड, वेट करना चाहिए। 68-200 तक का ड्रॉप मिलेगा, इस ड्रॉप पे लेके चलिए। ओवरऑल 69,500 का लेवल इवनिंग सेशन में देखने मिल जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसके लिए ये लेवल पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, कॉपर का मार्केट अभी प्रथमेश जी आपको कैसा लग रहा है? कॉपर में क्या करना चाहिए? आई थिंक लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से कॉपर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा है। मेरे ख्याल से ये रैली एक्सटेंड हो सकती है 636 और 640 तक के लिए। तो कॉपर में अगर बाय करना है तो 631 के आसपास ही बाय करना होगा। 628 का स्टॉप लगाकर ऊपर में टारगेट 636 और 640 के रहेंगे। मेरे ख्याल से कॉपर में मोमेंटम जारी रह सकता है। ठीक है, अगला सवाल है संजय का। पूछिए संजय जी। हाँ जी सर जी, राधे राधे। सर जी हमें ये पूछना था कि हम ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंडिया का कॉटन अब पाकिस्तान में एक्सपोर्ट होने वाला है, तो ये एग्रीमेंट कब तक हो जाएगा और फरवरी में कोई तेजी संभव है क्या कॉटन में? चलिए, पहला वाला सवाल का जवाब तो अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जहां तक दूसरा सवाल है आपका कॉटन में आगे क्या होने वाला है, अजय जी बताएं। देखिए कॉटन में अगर हम देखें 2020 के अंदर हमने काफ़ी अच्छे डाउन साइड भाव देखे थे, जिस ढंग से स्टॉक टू यूज़ रेशियो लास्ट ईयर का था वो काफ़ी एडवर्स था, जहाँ पे बताया जाता है कि स्टॉक हमारे पास काफ़ी था डिमांड के मुकाबले। पैंडेमिक के बाद उम्मीद थी कि इतनी जल्दी रिकवरी नहीं आएगी, बट जिस ढंग से वी शेप की रिकवरी आई है, सबसे ज़्यादा डिमांड रिटेल सेल्स में या टेक्सटाइल के अंदर इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया। साथ में बजट में भी हमने देखा 10% की जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है उससे इंडियन मार्केट को सपोर्ट मिला। तो ओवरऑल मुझे लगता है अगर अगले 2 महीने की बात करें तो अराइवल भी रेस्ट्रिक्ट होते जा रहा है। ऊपर में मुझे लगता है 25,000 तक का लेवल कॉटन में देखने में मिल जाएगा। वॉल्टिलिटी रहेगी मार्केट में आने वाले दिनों में, लेकिन ग्लोबल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में जिस ढंग से सप्लाई कंसर्न और स्टॉक टू यूज रेशियो में जो ड्रॉप है, ये कहीं ना कहीं कॉटन को 25,000 डोमेस्टिक मार्केट पे दिखा सकता है। ठीक है, अंकित हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए अंकित जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। मैंने 207 रुपए पे नेचुरल गैस शॉर्ट किया है, तो अभी रेट ऊपर चला गया तो शॉर्ट पोजीशन में बना रहा हूँ या निकल रहा हूँ? प्रथमेश जी क्या किया जाए? 207 पर इन्होंने शॉर्ट किया था, अभी मार्केट 209 के ऊपर है, निकल जाएं या बने रहें? मृत्युंजय जी, मैंने हर शो में करीब नेचुरल गैस में ट्रेड जो है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मना किया है। तो ये फर्स्ट एडवाइस है कि नेचुरल गैस में कैरी फॉरवर्ड न करें। सेकेंड, नेचुरल गैस काफ़ी वोलेटाइल कमोडिटी है, इसमें स्टॉप लॉस लगा है 261 इनका जो एंट्री पॉइंट है वो अराउंड तो 160 कहा है इन्होंने, राइट? हाँ और नहीं 207 207 सर। हाँ 207। तो पॉसिबिलिटी जो है वो यहाँ पे 205 और 200 तक की दिखाई दे रही है नीचे में। अच्छा। और ऊपर में 213 और 216। बट मेरे ख्याल से नेचुरल गैस बिकॉज एंड ऑफ द वीक है, इसमें ट्रेड ना करे और कैरी फॉरवर्ड ना करे। फ्रेश ट्रेड के लिए मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में पॉसिबल सजेशन ले सकते हैं। फिलहाल इस काउंटर में ट्रेड ना करें। ओके, अगला सवाल है दीपक का। पूछिए दीपक। दीपक जी, सर मैंने जो है 5 लोट सिल्वर बाई किया हुआ है 68,673 पे। 5 लोट सिल्वर सेल किया है आपने? सिल्वर बाई किया, किस भाव पर? 68,673। 68,673। बताइए अजय जी क्या किया जाए? देखिए ओवरऑल मैं चांदी में काफ़ी बुलिश हूँ। मुझे लगता है आज एंड ऑफ द डे तक 69,500 का लेवल मिल जाएगा, बट शाम का जो डेटा पॉइंट है
वहाँ पे हमें लगता है कि एक प्राइजेस में एक ड्रॉप देखने मिल सकता है जो 68-100 तक का लेवल रहेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है इनको बने रहना चाहिए। मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ेगी बट पॉजिटिव साइड बढ़ सकती है। ऊपर में हमें लगता है 69,500 का लेवल इनको देखने मिल जाएगा। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मित्र जी, मुझे लगता है बेस मेटल पे आज फोकस करके चलना चाहिए। बेस मेटल में कॉपर 432-33 की रेंज में लेके चलिए। 640 का टारगेट फिर से देखने मिल जाएगा। आपकी कॉल प्रथमेश जी। मेरे ख्याल से क्रूड में बाई करना चाहिए। 4180 एंट्री पॉइंट, 4130 स्टॉप, ऊपर में टारगेट 4260 क्लियर है। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। पिछले 3 दिन में मित्र जी हमने देखा कि जिंक में अच्छी रिकवरी है। जिंक में अभी भी कंटिन्यू है, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों ही पॉजिटिव है। 221 पे जिंक को लेके चलिए। 224 से 226 तक के लेवल हम जिंक में देख पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रथमेश जी आपका और अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।